प्यारे विद्यार्थी, विवेकानंद मैथ्स मजा में आपका स्वागत है। हम आज फिर से उपस्थित हुए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यामक ज्यामिति का बेसिक कंसेप्ट को लेकर क्लास 10th के इस चैप्टर में हम आगे देखेंगे, इस अध्याय में आगे देखेंगे कि हमें और सब क्या सीखने हैं। तो हमने पीछे क्या क्या पढ़ा? तो हमने पीछे पढ़ा कि कोऑर्डिनेट कैसे हम ज्ञात करते हैं। कोई प्लेन में कोई पॉइंट होता है तो उसकी पोजीशन हम कैसे पता करते हैं। इसके बाद हमने देखा कि जो दो बिंदुएं होती है उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि अगर कोई लाइन सेगमेंट रेखाखंड पर कोई पॉइंट उपस्थित होकर उस रेखाखंड को अगर दो पार्ट में बांटते हैं तो विभाजन करने वाले बिंदु के कोऑर्डिनेट या उसके नियामक हम कैसे निकालते हैं। हमने पीछे के सारे वीडियोस में इन सब बातों का जिक्र किया है और मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को पूर्णतः कंप्लीटली अंतिम समय तक देखेंगे और अपने कंसेप्ट के इस ज्ञान को थोड़ा और आगे तक ले जाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। मैं प्रारंभ करता हूं आगे की कहानी को, आगे को लेकर हम फिर उपस्थित होते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमने पिछले दिन निकाले या सीखे। तो हमने ये देखा कि अगर कोई प्लेन है, XY प्लेन है, तो इस XY प्लेन में हमारा अगर कोई दो पॉइंट्स होते हैं जिसके कोऑर्डिनेट, जिसके नियामक x1 y1 और दूसरे का नियामक x2 y2 हो, यह हमारा हो गया x2 y2। तो कोई पॉइंट A x1 y1, दूसरा कोऑर्डिनेट x2 y2, तो A और B के बीच का जो डिस्टेंस निकालते हैं, बीच की जो दूरी निकालते हैं, अगर हम AB निकालते हैं, A से B के बीच की दूरी, तो यहां से A से B के बीच की दूरी AB जो होता है वो हमने बताया थे भुज से भुज को और कोटि से कोटि को घटाते हैं। अर्थात जो अवशिषा होता है, अवशिषा में से अवशिषा को और ऑर्डिनेट से ऑर्डिनेट को घटाते हैं। तो यहां से हमारा वैल्यू आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें दूसरा हम यदि दो बिंदुओं में से कोई एक बिंदु मूल बिंदु पर होता है, ये ओरिजिन पर होता है, यहां से, जैसे ये हमारा हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। तो x एक्सिस y एक्सिस अगर इसके ओरिजिन पर अगर पॉइंट होते हैं और यहां से अगर कहे कि कोई पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालो, तो अगर मान लो कि हमारा पॉइंट हो गया ये ओरिजिन O और ये हो गया A, तो O से A के बीच की दूरी निकालने कहता है। तो ये इसके नियामक होते हैं मूल बिंदु के 0 0। मान लो ये पॉइंट A का नियामक अगर हमारा x, y मतलब XY है, तो O से बीच का जो दूरी होगा, यह जो डिस्टेंस होगा, वो उसके लिए हम सीधा डायरेक्ट फार्मूला का उपयोग करेंगे। OA इज इक्वल टू √x² प्लस y²। क्यों? क्योंकि x माइनस 0 तो हो जाएंगे x, फिर y माइनस 0 तो ये हो जाएंगे y। तो मूल बिंदु से किसी बिंदु तक के बीच की दूरी जो होती है वो उस नियामक के वर्ग के जोड़ के वर्गमूल के मान के बराबर होते हैं। तो यहां से हमारा सीधा फॉर्मूला आएगा। अगर मूल बिंदु से हिसाब किताब करना है तो वो दिया हुआ नियामक का स्क्वायर करो, फिर जोड़ दो, वर्गमूल निकाल दो, वहां से अपना ये निकल जाएंगे, वहां से वहां तक की बीच की दूरी। अब हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को देखते हैं। तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल को देखते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष, हमारा एक ये पॉइंट हो गया, एक शीर्ष और ये दूसरा शीर्ष और ये तीसरा शीर्ष। मान लो ये पॉइंट हमारा A हो गया, ये दूसरा हो गया B और तीसरा हो गया C। तो बिंदु A B C ये तीनों शीर्ष से मिलकर बना त्रिभुज हो गया ABC। इसके कोऑर्डिनेट पता नहीं है तो हम इसके कोऑर्डिनेट को हम नाम दे देते हैं। ये हमारा x1 y1, ये हो गया x2 y2 और ये हो गया हमारा x3 y3। तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये 3 अलग अलग नियामक से बने एक त्रिभुज ABC है और इसके क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग लिखते हैं
ये हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा वो होगा 1/2 इंटू, और उसके बाद देखो अगर हम x1 उठाते हैं तो यहां से हमारा x1 हुआ, तो फिर यहाँ के कोऑर्डिनेट को आप छोड़ोगे, उसके बाद आगे के कोऑर्डिनेट में y को उठाइए और फिर अगले y में से घटा दीजिए, तो x1 और इंटू ये हो जाएंगे, और ये y2 माइनस y3, उसके बाद प्लस, अब x1 हमने क्लियर कर लिया, अब यहां पर आएंगे फिर x के वैल्यू उठाते हैं, तो यहां से होगा हमारा x2 और इंटू x2 इंटू, और फिर यहां से जब आप x ले लिए तो फिर यहां के y को छोड़ो, फिर यहां के y में से अगले वाले y में से घटा दो, तो यहां से हो जाएंगे y3 माइनस y1, तो y3 माइनस y1, फिर प्लस, अब देखो x1 हो गया तो फिर अगले y2 में से y3 को घटा दिए, फिर x2 हो गया तो आगे वाला y में से फिर उसके आगे वाला y को घटा दिए, अब x3 होंगे तो ये हो जाएगा अपना x3 और इंटू फिर आगे वाला y में से उसके बाद वाला y को घटाएंगे, तो ये हो जाएगा y1 माइनस y2, तो ये हमारा हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल यहां से इसी फार्मूला से हम ज्ञात कर लेंगे। एक बार मैं फिर से रिकॉल कर देता हूं। अगर हमारा x1 y1 x2 y2 x3 y3 तीन अलग अलग पॉइंट्स हो और तीनों पॉइंट से मिलकर कोई ट्रायंगल का निर्माण होता है, त्रिभुज का निर्माण होता है, तो उसमें हम x कोऑर्डिनेट उठाते हैं, तो ठीक वहां के आगे के जो y है और उससे भी आगे जो y है उसमें से y को घटा देंगे, फिर प्लस आगे के अगर x कोऑर्डिनेट उठाते हैं तो उससे आगे जो y है उसमें से, उससे आगे जो y है उसमें से, उससे आगे, ठीक उससे आगे जो y होगा उसमें से उसको घटा देंगे, फिर अगर x3 उठाएंगे तो फिर हमारा ये x3 हो जाएंगे, और उसके बाद जो हमारा y होगा उस y में से फिर y को घटाएंगे, अर्थात एक बार एबसीसा उठाने और फिर अगले ऑर्डिनेट में से ऑर्डिनेट को घटाते जाना है और फिर मल्टीप्लाई होते जाएगा। तो ये हमारा ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला जो होगा यही रहेगा। हाँ, ट्रायंगल का क्षेत्रफल होता है या कोई भी जो क्षेत्रफल होता है वो सब हमेशा पॉजिटिव होते हैं, धनात्मक होते हैं, इसलिए हम इसे मॉड के चिन्ह के अंदर में रखते हैं, और यहां से हमारा ये मॉड के साइन है, मतलब हमेशा धनात्मक वैल्यू होनी चाहिए। अगर नेगेटिव वैल्यू आता है तो उसको हम पॉजिटिव में निकालेंगे, उसको हम पॉजिटिव वैल्यू ही उसका उठाएंगे। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक बहुत ही शॉर्टकट और बहुत आसान, इसको आप कह सकते हो कि रामबाण ट्रिक, मतलब बहुत आसान, और इसको आप ट्रिक नहीं कहो, क्योंकि ट्रिक कहोगे तो शायद कहना गलत हो जाएगा। आप ऐसे समझो कि ये ट्रिक का बाप है, मतलब बहुत बड़ा, मतलब इंपॉर्टेंट। तो हम इसको देखते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो आप जहां से चलो वहीं पर फिर आ जाओ, ये ट्रिक का बाप है, जहां से चलो वहीं आ जाओ, तो ये बहुत आसान है। तो यहां से 1/2 इंटू, और ठीक इसका डिटर्मिनेंट 1/2 इंटू, ये 1/2 इंटू, और जैसे हम डिटर्मिनेंट का साइन देते हैं तो चूंकि हम मॉड लगाएंगे, आपके क्लास में डिटर्मिनेंट पढ़ने नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू 1/2 और इंटू, जहां से चलेंगे उसके कोऑर्डिनेट को कॉलम में सजा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा x1 और इधर हो जाएंगे y1, फिर ये हो गया x2 और फिर हो गया ये y2, फिर ये हो गया हमारा x3 और ये हो गया y3, और फिर चले कहां से थे तो a से, a के कोऑर्डिनेट यहां लिख दिए, फिर b का यहां लिख दिए, फिर c का यहां लिख दिए, और फिर से जहां से चले थे वहीं आने हैं, जहां से चले थे वहीं आने। तो हम अभी आए कहां हैं, सी पर आए हैं, और फिर आने कहां है, जहां से चले थे, तो ए से चले थे तो हम फिर ए पर आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा x1 और ये यहां से y1। तो हमारा इस तरह से पहले इसके जो कोऑर्डिनेट है उसमें जो एब्सिसा है उसका एक कॉलम बना दो और ऑर्डिनेट का कॉलम बना दो, और कहां से स्टार्ट करने हैं तो जहां से कहां लास्ट करने हैं तो जहां से चले थे वहीं पर हमको पुनः आ जाने हैं। और फिर देखते हैं, तो यहां से यह हमारा x1 से ये हमारा इस तरह से क्रॉस तीर लगाएंगे x1 से y2 में, फिर ये हमारा हो गया x2 से y3 में, और फिर इस ट्रिक विधि से
हम त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो सबसे पहले मॉड का साइन दो, उसके बाद जितने कोऑर्डिनेट हैं वो सारे कोऑर्डिनेट के एक्स कोऑर्डिनेट एक लाइन में, वाई का एक लाइन में, और जहां से चलेंगे फिर वहीं आएंगे। तो हमारा x1 सामने इधर हो जाएंगे हमारा y1, और फिर x2 और इधर हो जाएंगे y2। इसी तरह से ये x3 y3, और चले कहां से थे तो a से चले थे, तो फिर आ जाएंगे हम a पर, तो ये हो जाएंगे x1 y1। अब देखो इसको ध्यान से देखो, तो यहां से हमारा ये हो गया वैल्यू x1 और फिर ये y1। अब हम इसको तिरछा तिरछी तीर लगाएंगे, एरो मारेंगे। तो यहां से ये हमारा एरो, ये फिर ये एरो, ये फिर ये एरो, ये एक बार ऊपर से नीचे की ओर एरो मारना है और फिर एक बार नीचे से ऊपर की ओर एरो मारना है, और फिर देखने हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो वैल्यू आएगा वो होगा, अब नीचे से ऊपर की ओर एरो मारेंगे तो यहां से ये हमारा एरो लग गया, फिर नीचे से ऊपर एरो लगाएंगे तो फिर ये हमारा एरो लग गया, फिर नीचे से ऊपर लगाने हैं तो फिर ये हमारा एरो लग गया। अब देखो ध्यान से देखो, ये तीर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जो हमने तीर लगाए हैं वो कहीं ना कहीं मीट किए हैं, जहां मीट किए हैं वो सब पॉइंट को थोड़ा सा इंडिकेट कर लो ताकि ये हमारा काम में आएगा। तो ये हमारा पॉइंट हो गया यहाँ पर, यहाँ पर। अब देखो ध्यान से, जहां जहां हम पॉइंट को इंडिकेट किए उस पॉइंट पर जो सब तीर एक दूसरे नियामक को लग रहा है या एक दूसरे नियामक के साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी नियामक का खिस्सा चलेगा कि उसमें करना क्या है कि ये हमारा 1/2 ज्यों का त्यों रह जाएंगे। उसके बाद ये हमारा मोड का साइन रहा, और ऊपर से नीचे जिसके साथ हमने इस, चूंकि ये तीर पर कौन कौन से लाइन मिल रहे हैं, कौन इस पॉइंट पर हमारा कौन कौन से तीर मिल रहे हैं, तो इस पॉइंट पर एक बार ब्लू वाला एक बार लाल वाला, तो यहां से हो जाएंगे x1 और y1, तो ये हो जाएंगे x1 इंटू y1, उसके बाद y2, x1 इंटू y2, तो x1 इंटू y2 माइनस फिर नीचे से ऊपर, क्योंकि इस तीर पर, इस पॉइंट पर, तीर के इस पॉइंट पर कौन कौन से तीर मिल रहे हैं, तो यहाँ ऊपर नीचे और नीचे ऊपर, तो ये हो जाएंगे x2 y1, तो माइनस x2 इंटू y1, उसके बाद फिर प्लस का साइन, और फिर यहां से आते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरे पॉइंट पर देखो तो यहां पर कौन कौन से तीर लग रहे हैं, तो ये वाले एरो और फिर ये वाला एरो, तो यहां से हो जाएंगे x2 और ये y3, तो यहां से हो जाएंगे x2 इंटू y3, ये हो गया x2 इंटू y3 माइनस, और फिर देखो फिर इस पॉइंट पर नीचे से भी ऊपर जा रहे हैं, तो ये हो जाएंगे x3 इंटू y2, तो ये हो गया हमारा x3 इंटू y3, x यहां से हमारा वैल्यू आएगा x3 इंटू y2, तो ये हो गया हमारा y2। और फिर इसके बाद देखो हमारा इस पॉइंट पर देखते हैं, तो इस पॉइंट पर कौन सा तीर किस ओर जा रहा है, तो ये तीर जो है इस डायरेक्शन में है, किससे किसकी मिलान हो रही है, तो x3 और y1 का, तो ये हो गया हमारा x3 इंटू y1, उसके बाद माइनस फिर x1 से y3 का, तो ये हो जाएंगे x1 इंटू, और ये हो जाएंगे x1 से y3 का, तो x1 इंटू y3, और यही जो वैल्यू आएगा, यही वैल्यू का जो पॉजिटिव मान होगा फिर से हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल दे देगा, वही मान देगा जो इस फार्मूला से प्राप्त हुए, और यही फार्मूला से, इस फार्मूला से भी त्रिभुज का क्षेत्रफल उतना ही आएगा। अब हम चतुर्भुज को देखते हैं, तो चतुर्भुज के बहुत से कई प्रकार हैं, जिसमें हम कुछ प्रकारों पर हम चर्चा कर रहे हैं, और ये हमको बताए या हमको ये पूछा जाए कि अगर दिए गए शीर्ष बिंदु मतलब A, B, C, D अलग अलग कोऑर्डिनेट अगर हमको दे रखा है और पूछे कि जो आपको ये सिद्ध करो कि यह एक वर्ग है, सिद्ध करो कि यह एक समचतुर्भुज है, या रंबस है, स्क्वायर है, या सिद्ध करो कि यह एक आयत है, या सिद्ध करो कि ये चारों बिंदु मिलकर, ये चार पॉइंट्स मिलकर ये जो है वो हमारा समानांतर चतुर्भुज का निर्माण करता है। तो अगर हमसे अगर सिद्ध करने की अगर बात करें या आपसे ये पूछे कि दिए गए चार बिंदुओं से किस तरह का चतुर्भुज बनेंगे, तो अगर इस तरह की बात होती है तो हम इसको कैसे चेक करेंगे, इसको हम समझते हैं। वर्ग जो होते हैं, स्क्वायर जो होते हैं, उसके चारों भुजा बराबर होते हैं। तो पहले आप क्या करोगे कि इसके साइड ए बी, मान लो ए बी निकालोगे, तो ए बी निकालोगे, ये हो गया हमारा ए बी, तो साइड ए बी निकालो, आप साइड ए बी निकालो, और उसके बाद ए बी कैसे निकालोगे, वही मतलब
रूट अंडर x2 घटे x1 प्लस रूट अंडर y2 घटे y1 का होल स्क्वायर। अब उसका मतलब इस तरह का हमारा ये दूरी निकाल जाएगा AB का। फिर अब निकालेंगे BC, तो BC निकालेंगे, फिर वही दूरी सूत्र लगाकर, तो फिर BC भी निकालेंगे और फिर CD निकालेंगे। उसके बाद फिर हमारा AD निकलेगा। तो AB ये वाला, BC, CD और AD, मतलब हम चारों भुजा निकाल लिए। और चारों भुजा निकालने के बाद इसके जो विकर्ण होंगे, विकर्ण का मतलब इसके जो एक किनारे से इसका डायगोनल, तो एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक का जो लेंथ होगी ये हमारा डायगोनल, और ये जो हमारा डायगोनल है, तो इसमें चतुर्भुज में जो दो विकर्ण बने, तो जो विकर्ण होंगे, तो यहां से हमारा AB, BC, CD, AD ये सब दूरी सूत्र लगाकर हम इसका मान निकालेंगे। और जो विकर्ण होगा कोई दो भुजा के बीच से होकर जाने वाली एक ऐसी लाइन जो सारी भुजा से बड़ी भी होती है, और फिर दूसरे दो भुजाओं के बीच के जो पॉइंट होते हैं, कोणीय बिंदु को मिलाने वाली होती है। तो हमारा ये जो वर्ग है, तो वर्ग का जो विकर्ण होगा तो वो बराबर होंगे। तो हमारा ये जो होगा विकर्ण A से लेकर C तक की लंबाई D और B से लेकर D तक की लंबाई ये भी हमारा D, तो इसके विकर्ण की लंबाई भी हमारा बराबर होगा। तो वर्ग साबित करने हैं, वर्ग बतलाने हैं, वर्ग चेक करने हैं, तो हम कैसे चेक करेंगे? तो हम चेक करेंगे कि उसके सारे भुजा की लंबाई निकालो। लंबाई कैसे निकालेंगे? दूरी सूत्र लगाकर। तो AB, BC इस तरह से दूरी सूत्र लगाकर और हम चारों भुजा की लंबाई निकालेंगे। उसके बाद हम इसके शीर्ष बिंदु से शीर्ष बिंदु के बीच की लेंथ और फिर शीर्ष बिंदु से शीर्ष बिंदु के बीच की लेंथ, ये दोनों निकालेंगे और देखेंगे कि इसके चारों भुजा और दोनों विकर्ण बराबर है। तो यह एक स्क्वायर है, यह एक वर्ग है। और ये सब पॉइंट जो है ये एक वर्ग का निर्माण करता है, एक स्क्वायर का निर्माण करता है। समचतुर्भुज जो रंबस होता है, वास्तव में समचतुर्भुज एक वर्ग के जैसा ही दिखने वाली आकृति होती है, परंतु इसमें जो होते हैं इसके विकर्ण जो होता है और इसके बीच का जो कोण होता है, यहाँ पर जो हमारा 90 डिग्री बनेगा, ये 90 नहीं होते, वो 90 से हट के हो जाते हैं। तो यहाँ समचतुर्भुज जो रंबस होते हैं उसमें भी अगर चेक करने हो कि यह सीधे करो कि ABCD एक समचतुर्भुज है, हम कैसे चेक करेंगे? तो हम चेक करेंगे कि इसकी लेंथ A से B तक की लंबाई कैसे निकालेंगे? तो कोऑर्डिनेट में से कोऑर्डिनेट को जिस तरह से दिया रहे उसमें से आप घटाते चलो और उसके बाद दूरी सूत्र का उपयोग करके आप AB, फिर BD, फिर भुजा CD और फिर भुजा AC, तो ये चारों भुजा आपने निकाल लिया। और फिर वही बात जो पीछे हमने कहा कि यहाँ पर हमने सिखलाया कि ये जो हमारा पॉइंट है, ये जो हमारा बिंदु है, ये कोणीय बिंदु से कोणीय बिंदु के बीच की जो लेंथ होगी, यह सबसे बड़ी लंबाई जो होगी ये हमारा डायगोनल बन जाएगा। और फिर ये जो हमारा सबसे बड़ी लंबाई एक कोणीय बिंदु से कोणीय बिंदु के, तो इसके जो डायगोनल होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो वर्ग साबित करने में चारों भुजा, चारों साइड और दोनों डायगोनल ये दोनों सेम हो जाएंगे, मतलब सब सेम रहेगा, वो हमारा स्क्वायर बन जाएगा। और इसमें हमारा अगर चार जो साइड है AB, BD, CD और फिर AC, ये चारों साइड तो बराबर ही होंगे, परंतु इसके डायगोनल जो होंगे वो अलग होंगे। मान लो A से D तक की लेंथ, तो ये हमारा D1 और C से B तक की लेंथ हमारा ये हो गया D2। तो ये अलग अलग जो डायगोनल है वो डायगोनल बदल गया, साइड बराबर है, डायगोनल बदल गया, तो वो हो गया हमारा समचतुर्भुज और रंबस हो जाएगा। और फिर अगर साइड बराबर भी है, डायगोनल भी बराबर है, तो वो हमारा बन जाएगा स्क्वायर, वर्ग बन जाएंगे। रेक्टेंगल में क्या होते हैं, पैरेललोग्राम, ये इसमें भी क्या होते हैं, यानी कि आयत और समानांतर चतुर्भुज में क्या होते हैं, तो ये होता ये है कि इसके भी सामने के साइड, सामने की भुजा, इसके भी सामने की भुजा दोनों में बराबर। तो ऐसा होगा कि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम मतलब आयत और समानांतर चतुर्भुज दोनों में जो उसके फ्रंट का साइड, सामने के जो साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल होंगे, फिर ये साइड और ये साइड इक्वल होंगे, और फिर ये साइड और फिर ये साइड, ये दोनों इक्वल होंगे, और ये फिर ये साइड और फिर ये साइड, ये दोनों इक्वल होंगे। तो मतलब इसके सामने के जो साइड होते हैं वो बराबर होता है। डिफरेंस क्या होता है, तो जस्ट उसी तरह से जिस प्रकार से हमने स्क्वायर में कहा कि इसके डायगोनल जो होते हैं वो डायगोनल हमारा स्क्वायर में सेम होता है, परंतु रंबस में, समचतुर्भुज में जो होता है डायगोनल अलग अलग हो जाता है। उसी प्रकार से ये जो हमारा आयत होगा, तो आयत अगर सिद्ध करना पड़ेगा, अगर हमसे पूछे कि सिद्ध करो कि PQRS एक रेक्टेंगल है, आयत है, तो हम इसके चारों साइड निकालेंगे और देखेंगे कि कोई दो ऐसे साइड है जो बराबर हो रहे हैं, और इसके बाद फिर देखेंगे कि इसके डायगोनल क्या है,
यानी कि इसका विकर्ण क्या है। तो इसका डायगोनल जब हम निकालेंगे और इसके डायगोनल अगर हमारा सेम आता है, जो वैल्यू हमारा ये हमारा डायगोनल है, ये जो लेंथ है, और वही लेंथ अगर हमारा ये भी होता है, अर्थात आर से क्यू तक की लंबाई, तो आर क्यू, और उसके बाद ये मान लो पी से एस तक की लंबाई, तो ये हमारा अगर बराबर हुआ आर क्यू और पी एस, तो हमारा ये बन जाएगा रेक्टेंगल, आयत बन जाएगा। तो अब समानांतर चतुर्भुज की बात करते हैं, तो इसमें सारे साइड तो बराबर ही होंगे, मतलब सामने सामने के साइड तो बराबर ही होंगे, जिस प्रकार से रेक्टेंगल में होते हैं। तो रेक्टेंगल और समानांतर चतुर्भुज, मतलब आयत और समानांतर चतुर्भुज में ये कॉमन बात है कि हमारा सामने सामने के जो भुजा है वो बराबर ही होंगे, परंतु केवल चेंजिंग होगा तो इसके विकर्ण होंगे। तो समानांतर चतुर्भुज जो होता है पैरेललोग्राम में, इसके जो डायगोनल होते हैं, इसके डायगोनल हमारा चेंज हो जाता है, भिन्न हो जाता है। तो ये हमारा जो डायगोनल है, ये वाला डायगोनल और ये डायगोनल, तो ये डायगोनल बदल जाएंगे, ये हमारा अलग अलग हो गया। तो ये हमारा डायगोनल हो गया, मान लो ये हमारा D1 और ये डायगोनल हो गया ये D2। तो इस प्रकार से हम चेक कर लेंगे कि हमारा कोई दिया हुआ चार ऐसे पॉइंट जिससे बनने वाला जो चतुर्भुज है, चार भुजा वाले जो आकृति है, उस आकृति में कौन सा रचना बनेगी, वर्ग बनेगा, या समचतुर्भुज बनेंगे, या आयत बनेंगे, या समानांतर चतुर्भुज बनेंगे। तो वर्ग और समचतुर्भुज में साइड साइड बराबर होते हैं, और वर्ग के जो डायगोनल होता है वो समान रहता है। और ये समचतुर्भुज में क्या होते हैं, तो अगर डायगोनल बदल गया, चारों भुजा बराबर है, डायगोनल बदल गया, विकर्ण बदल गया, तो ये हो जाएगा हमारा समचतुर्भुज, रम्बस। और उसके बाद यहां से देखते हैं, तो अगर सामने सामने या कोई दो भुजा आपस में बराबर हो रहे हैं, कोई दो भुजा आपस में बराबर हो रहे हैं और विकर्ण भी बराबर हो रहे हैं, तो हमारा वो हो जाएगा रेक्टेंगल। दो भुजा बराबर और विकर्ण बराबर, तो दो भुजा कौन सी भुजा, तो सामने सामने की। तो अगर ये बराबर होते हैं तो यहां से हमारा निकल के आ जाएगा रेक्टेंगल, आयत बन जाएंगे। और सामने सामने की भुजा भी बराबर हो और विकर्ण अलग अलग होता है, तो ये हमारा बन जाएगा समानांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। ठीक है, हम आगे देखते हैं फिर आगे क्या है। यदि हमारा कोई त्रिभुज के शीर्ष गिवन हो, शीर्ष दे रखा हो, जैसे मान लो कि हमारा ये ट्रायंगल है PQR है, और ये हमारा इसके शीर्ष का कोऑर्डिनेट x1 y1 है। फिर ये हमारा दूसरा शीर्ष, दूसरा वर्टेक्स, दूसरा शीर्ष, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, और ये तीसरा शीर्ष, तो या तीसरा वर्टेक्स ये हो गया हमारा x3 y3। तो अगर तीन अलग अलग शीर्ष या तीन अलग अलग पोजीशंस अगर हमको गिवन हो, मतलब पॉइंट्स अगर गिवन हो, और पूछे कि हमारा ये किस तरह का ट्रायंगल दिया रखा है, तो ध्यान में रखो, तो समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ई है कि नहीं है, या कौन सा त्रिभुज है, ई पता कैसे चलेगा। तो यदि हम उसके पहले लेंथ को निकालेंगे, जैसे हम इस दूरी को निकालेंगे, PQ को निकालेंगे, फिर एक दूरी सूत्र का उपयोग करके, डिस्टेंस फार्मूला का उपयोग करके, फिर आप QR निकाल लो, यहां से वैल्यू यहां से क्लियर कर लो, फिर PR निकाल लो, और देखो, ध्यान से देखो, अगर कोई दो साइड बराबर हुए और दो भुजा ऐसा बराबर है, दो भुजा ऐसे हैं जो बराबर है और तीसरा बराबर नहीं है, मतलब दो बराबर है एक बराबर नहीं है, तब वह त्रिभुज हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब हमारा बन जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब इस पर विचार करते हैं, तो अब इस पर विचार करते हैं, यह हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज। तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों भुजा बराबर होते हैं वो समबाहु त्रिभुज होते हैं। तीनों भुजा में से आप ऐसा करना कि इसके कोऑर्डिनेट सबका, जहां जहां जो जो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दे रखा है वो सब आप उसके वहां पर पॉइंट भर दो। फिर उसके बाद क्या करना, डिस्टेंस निकाल देना। डिस्टेंस निकालोगे तो डिस्टेंस फार्मूला लगा के फिर यहाँ से अगर देखना ध्यान से कि अगर तीनों साइड का, तीनों भुजा की अगर लेंथ इक्वल होती है तो हमारा वो बन जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। फिर आगे हम देखते हैं, तो राइट एंगल है कि नहीं है ये पता करने के लिए हम दो छोटी भुजा, जो दो हमारा स्मॉल साइड है, दो छोटी भुजा है, उसके वर्गों का जोड़, और ये हमारा बड़ी भुजा के वर्गों के मान के बराबर होता है, तो हो जाएगा हमारा राइट एंगल। और आइसोसेलेस और राइट एंगल ये हमारा हो, अगर समकोण समद्विबाहु है कि नहीं है, ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले तो समकोण पता कर लो, दोनों छोटी भुजा के वर्गों के जोड़ के मान बराबर अगर हो जाते हैं, सबसे बड़ी भुजा के मान के वर्ग के बराबर हो जाता है, तो यहाँ से हमारा बन जाएगा समकोण समद्विबाहु और समकोण त्रिभुज। और समद्विबाहु है कि नहीं इसके लिए हम दो साइड देख लेते हैं, दो साइड अगर इसके दो साइड दो भुजा बराबर है तो समद्विबाहु भी हो गया। तो समकोण पहले चेक कर लो, फिर समद्विबाहु चेक कर लो, समकोण है कि नहीं है, तो दो छोटी भुजा के वर्गों का जोड़
बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर है तो समकोण हो गया, और फिर समद्विबाहु है कि नहीं है, मतलब आइसोसेलेस है कि नहीं है, तो फिर दो साइड अगर बराबर हो जाते हैं तो आइसोसेलेस भी है। इसी तरह से विषमबाहु, जिसको हम लोग बोलते हैं एस्केलेन ट्रायंगल, तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड अलग अलग होते हैं तो वो हमारा एस्केलेन कहलाते हैं। फिर चेक कैसे करेंगे, तो फिर इसको हम चेक करने के लिए बस वो हमारा जो डिस्टेंस फार्मूला है, जितने भी वर्टिक्स हैं, जितने भी कोऑर्डिनेट बनेंगे, पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे, सारे पॉइंट को हम यहाँ पर नोट करेंगे। एक बार लेंथ निकालेंगे P से R तक की लेंथ, एक बार निकालेंगे फिर Q से R तक की लेंथ, और फिर निकालेंगे P से Q तक की लेंथ, और सारे लेंथ निकालेंगे। अगर हमारा अलग अलग सब लेंथ मिलता है तो ये हमारा हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज, जिसको हम बोलते हैं एस्केलेन ट्रायंगल। और आज जो मेरा वीडियो, मतलब हमारा जो आज का क्लास रहा, मैं यहाँ पर कंसेप्ट वाली क्लास को, कोऑर्डिनेट के ज्योमेट्री के कंसेप्ट वाली क्लास को हम यहीं पर विश्राम देते, परंतु इसमें बहुत से ऐसी बातें हैं जो हमें और सीखने हैं। लेकिन जब हम अध्याय प्रारंभ करेंगे तो उसमें हम जैसे जैसे प्रश्न मिलते जाएंगे, यदि उसके कंसेप्ट हमने ये पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक अगर हमने अपलोड नहीं किए या हमने बताए नहीं आपको, तो वो सब पॉइंट जो है वो प्रश्न के साथ साथ हम कंसेप्ट लिख लिख कर हम उस समय में उसको डील करेंगे। आपने बड़ी इत्मीनान से, धैर्यपूर्वक आपने मेरे क्लास को किया, इसके लिए आपको धन्यवाद। और जितने इससे पहले पार्ट 5 से पहले 1 से लेकर 4 तक जो भी हमारे क्लास हुए, उन सभी क्लास के वीडियोज का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, आप वहां से चेक कर सकते हो। जो विद्यार्थी सीधे हमारे पार्ट 5 में प्रवेश कर रहे हो, तो मैं उनसे आशा रखता हूं कि वो कम से कम पार्ट 1 से लेकर 4 तक जरूर देखें, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो उन्हें क्रमबद्ध तरीके से नियामक ज्यामिति समझ में आ जाएगी। और आप धैर्य रखो, विश्वास रखो, और मैं आपका एनसीईआरटी सिलेबस का फिर अगला चैप्टर के साथ मैं जल्द ही उपस्थित हो रहा हूं। यदि आपको यह हमारा क्लास अच्छा लगा या आपको मजा आया तो आप कमेंट में जरूर लिखें कि हमें इस क्लास के बाद मजा आया है, या किसी तरह का कोई भी सुझाव देने हैं तो आप जरूर दें। मैं आपका आभारी हूँ।